हमारे टॉपिक का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स जल्दी एवरीवन जल्दी पहुंचेंगे नोट्स में। ये हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, 5 नंबर का मिनिमम। अगर मैं तुम लोग के सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम की बात करूं, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं उसे 15 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। शेयर से आप लोगों ने देख ही लिया पिछले अटेम्प्ट में, डिवेंचर में भी मिक्स आ चुका है, कैश फ्लो में भी आ चुका है, फोरकास्टिंग हो गया आप लोग का, और रेशनल सब से 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ सीएफएस को छोड़ के अभी तक। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब थोड़ा वर्ड चेंज होगा, कैश फ्लो मत समझना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सीएफएस से बस नहीं आया है। एक ना प्रिडिक्शन देखते हैं थोड़ा सा। इस अटेम्प्ट से जस्ट पहले, जिसको बोलते हैं जून 25, वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर का एक ही क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। अगले अटेम्प्ट में शेयर बूम मारा है। इसके पिछले अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन नहीं दिखाया आप लोग को, तो देयर इज एन हाईली चांसेस कि आप लोग के अगले पेपर में कंसोलिडेशन बूम मार सकता है। तो जी आप लोग को ध्यान रखना है, समझ आया कि नहीं है। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, यस इसे कंसिस्टेंसी प्रॉपरली मेंटेन्ड है नंबर को लेके, 10 5 10 5 एज द केस में भी जो भी चीजें हैं, समझ आया कि नहीं है। कंसिस्टेंसी है, मतलब इस चैप्टर से आप लोग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना जान लीजिए। समझ आया कि नहीं आया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले समझते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, वो कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं। पहला, कैंसलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैंसिल कैसे होता है। दूसरा, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। जल्दी चालू कर शुभम। तीसरा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चौथा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पांचवा, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट। छठवा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सातवां, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आठवां, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। नाइन्थ, बोनस शेयर। 10th, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 11वां,
कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम, मतलब मिक्स क्वेश्चन। ये 10 टॉपिक पढ़ने, 10 प्रकार के आप लोग क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो गया है 111 पेज का, जिसमें तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ 37 क्वेश्चन है, और 111 पेज का है और सिर्फ 37 क्वेश्चन है। मतलब पूरा बैलेंस शीट। आप लोग बैलेंस शीट बनाए कभी इससे पहले? यस, भाई 12th में भी बनाए हो, और आप लोगों ने बेसिक क्लास में भी बैलेंस शीट बनाया है, तो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अगेन बेसिक से वापस से एकदम जीरो से चालू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वापस समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग को प्रिस्क्राइब है शेड्यूल 3 में ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट है। क्या है आप लोग में? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई यहां पर हिसाब नहीं है। तो आप लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबसे पहले शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट का फॉर्मेट वापस रिकॉल करना पड़ेगा। चलिए वापस से बनाते हैं, एक बार बैलेंस शीट रिकॉल करके देखते हैं, जो प्रिस्क्राइब रहेगा एज पर शेड्यूल 3। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। जल्दी आओ जल्दी, टाइम से आने बोला था ना तुम लोग को। 10:15 था भाई क्लास। जल्दी करो, जल्दी, टाइम पास नहीं। और जहां से छूटा वहीं तुरंत एकदम स्पीड चालू करो, उसके पीछे कोई जगह छोड़ देना। स्टार्ट करें बनाना एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग का बैलेंस शीट का जो आइटम होता है क्या होता है आप लोग का? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसका सबसे पहला पोर्शन होता है शेयर होल्डर फंड्स। याद है सबको? शेयर होल्डर फंड्स का सबसे पहला आइटम होता है शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको आप लोग प्रॉफिट बोलते हो। दुनियादारी जितना भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, जितने भी आप लोग रिजर्व देखें। फिर आप लोग का दूसरा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में यहां आप लोग का आता है डिबेंचर, या तो आप बोल सकते हो और लॉन्ग टर्म लोन, और ऐसी ऐसी चीजें जो लंबे समय के लिए होती है, 12 महीने से ज्यादा के लिए। इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है आप लोग का? जी बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रोविजंस, ट्रेड पेबल। हम क्रेडिटर नहीं बोलते ना तो बिल्स पेबल नहीं बोलते। शेड्यूल 3 में क्या बोलते डायरेक्ट हम लोग?
ट्रेड पेबल बोलते हैं। तो यहां पास हमारा आ सकता है ट्रेड पेबल, जिसमें आएगा क्रेडिटर और बिल्स पेबल, दोनों मिक्स होता है। आपका आ सकता है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इवन प्रपोज डिविडेंड भी यहीं आता है करेंट लायबिलिटी में। आप लोगों ने सीएफएस पढ़ते समय तो समझ ही गए होंगे। ये होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का पोर्शन खत्म। इसको हम लोग करेंगे टोटल। अब किसकी पारी? दूसरा होता है हमारा एसेट। जिसमें हमारा सबसे पहला आइटम होता है नॉन करेंट असेट। क्या होता है पहला आइटम? नॉन करेंट असेट। क्या क्या आता है इसके अंदर? फिक्स एसेट, जिसको आप टेंजिबल भी बोल सकते हो। आप लोग का इंटेंजिबल भी आता है, जैसे कि गुडविल। आप गुडविल बोल सकते हो, पेटेंट बोल सकते हो, ट्रेडमार्क, ये सब यहीं आता है। एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आता है आपका, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड अदर आइटम्स। फिर उसके बाद करेंट असेट। डन बच्चे लोग? करेंट असेट में क्या क्या टाइम आइटम आता है? ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्रीज। कैश और बैंक नहीं होता, क्या होता है अब? सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और प्रीपेड एक्सपेंस भी बोल सकते हो आप लोग, और अदर करेंट एसेट। इतना फॉर्म करके आपका बैलेंस शीट का टोटल आ जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे, अब कंपनी शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बनाता है, मतलब वर्टिकल फॉर्म में बनाता है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाता। भले हमारे समझने के पर्पस के लिए हम हॉरिजॉन्टल वर्किंग नोट में बना सकते हैं, लेकिन हमेशा आपके फाइनल आंसर में वर्टिकल बैलेंस शीट ही होना चाहिए। चीज ध्यान रखेंगे, समझ आए कि नहीं आए? क्योंकि शेड्यूल 3 वाला हिसाब है, कंपनी पढ़ रहे हो तुम लोग अभी, ठीक है? कंपनी सेट के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको कुछ कहानी समझना पड़ेगा। देखो, मैं सब लिखवा दूंगा, लेकिन तुम लोग पहले इधर ध्यान दो। एवरीवन, देखो क्या होता है ना, हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। एग्री? हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। हर कंपनी जो अपने खुद का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब खुद का। अब होता क्या है ना, कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो दूसरे कंपनी को खरीद के रखी होती है। जो कंपनी खरीदती है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी को खरीदा जाता है उसको क्या बोला जाता है? सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। जैसे कि रिलायंस अगर बात करूं, रिलायंस एक ग्रुप है, कंपनी नहीं, वो ग्रुप है। जैसे कि उसमें क्या है, जियो है तुम लोग का, पेट्रोलियम है, आलोक इंडस्ट्रीज है, नेटवर्क ग्रुप है, रिलायंस ट्रेंड्स है, इतने सारे उसके नेटवर्किंग है। समझ आए कि नहीं आया? जितने भी उसके नीचे जो कंपनी है सब सब्सिडरी हो जाते हैं। समझ आए कि नहीं आया? अब सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझना। मैंने लगाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा, मैंने जियो में नहीं लगाया है, ना तो मैंने आलोक में लगाया है, ना तो मैंने पेट्रोलियम में लगाया है। और नो, मैंने लगाया है रिलायंस में।
रिलायंस मेरे पैसे को यूज करके किसी और कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो एज अ शेयर होल्डर मुझे जानने का अधिकार है कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। एग्री एवरीवन? मुझे जानने का अधिकार है कि मेरा पैसा कहां जा रहा है, कहां यूज हो रहा है, सही कंपनी में लगा है कि नहीं लगा, ये जानने का एज अ शेयर होल्डर मुझे पूरा अधिकार है। क्लियर है एवरीवन? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बीइंग शेयर होल्डर क्या मुझे हर बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ेगा यार? मतलब रिलायंस का तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, क्या मुझे आलोक इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, जियो नेटवर्क, ये तो सिर्फ एग्जांपल हो गए, रिलायंस ग्रुप में तो 50 प्रकार की कंपनी है, मैं उस सब अलग अलग कंपनी का बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकता हूं? इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी। उसी कारण होल्डिंग कंपनी को सब सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ता है, इसी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ आए कि नहीं आए? होल्डिंग कंपनी को सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक जोड़ के एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसको कंसोलिडेटेड मतलब क्या था, मिला हुआ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट अलग, सब्सिडरी का बैलेंस शीट अलग, दोनों अलग, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर के लिए दोनों से मिला के एक नया बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, होल्डिंग कंपनी का एसेट था 1 लाख, सब्सिडरी का था 50,000, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख, सिंपल इस यही तुमको लॉजिक लगाना है विद कंपनीज एक्ट 2013। समझ आए बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? थोड़ा से आराम से लिखते चलना, ठीक है, कोई हड़बड़ नहीं करना इस टॉपिक में। चलिए लिखते चलेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, सब्सिडियरीज जैसे कि जियो हो गया, जियो भी इसके अंडर है, जियो फाइनेंशियल सर्विस, रिलायंस पेट्रोलियम में भी है, एक आलोक इंडस्ट्रीज भी है जिसको खरीद के रखा है, नेटवर्क ग्रुप भी है, नेटवर्क 18 सुने हो, न्यूज चैनल, नेटवर्क 18 ग्रुप भी इनका है, और बहुत सारे सब्सिडरीज। अगर ये सब सब्सिडियरीज हैं तो होल्डिंग कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री हमारा होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। इन सब को क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा अलग से? यस, सब कंपनी है, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के चलना पड़ेगा, तो ये भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, इनको भी बना के चलना पड़ेगा। सबको अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के चलना पड़ेगा, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला जाता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खुद का। सबको बोला जाता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये। डन बच्चे लोग? क्या रिलायंस इंडस्ट्री का भी स्टेटमेंट बनता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस। तो रिलायंस इंडस्ट्री ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी बनाता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के चलना पड़ता है, हर कंपनी को। क्या मैंडेटरी है? यस, एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हर कंपनी को अपना बैलेंस शीट बना के चलना पड़ेगा। डन बच्चे लोग, एवरीवन। अब ऐसे इन्वेस्टमेंट के कारण सबसे ज्यादा चिंता में फंसते हैं वो है शेयर होल्डर्स। कौन? शेयर होल्डर्स। क्योंकि वो लोग लगा के रखे हैं पैसा। ये हमारा शेयर होल्डर है, ओके। जो शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस है उनके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द financial position and performance of the group as a whole। इनके माइंड में सबसे बड़ी चिंता आने वाला यही कि हम कैसे फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे भाई, और कैसे ग्रुप का परफॉर्मेंस पता कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना हर कंपनी का? इट इज नॉट पॉसिबल भाई। मैं तो रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूं ना, मैं जियो का थोड़ी ना हूं। तो मैं जियो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से लाऊंगा इजिली? तो ये तो तकलीफ है ना इस चीज के लिए। तो इनके माइंड में अब आएगा एक क्वेश्चन, तो ध्यान समझना। आर वी सपोज टू रीड ऑल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्लियर आंसर क्या होगा? नो। लिखो यहां तक जल्दी, आंसर इज नो। नहीं है जरूरत आप लोग को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के। मेरे गोलू को थोड़ा अच्छा बनाए, ध्यान रखें। उदास रहना चाहिए ना, अपना अपना टैलेंट दिखा सकते हो तुम लोग यहाँ। उदास बनाना बस वो, ठीक है? क्योंकि टेंशन में है वो। इतना सारा बैलेंस शीट कैसे पढ़ूंगा भाई मैं? एक बैलेंस शीट पढ़ने में हालत खराब हो जाता है। कैसे बेटा रुचि? सही बोल रहा हूँ? हाँ बोलो। हॉस्पिटल गया था? तेरे को तो बहुत जरूरत है। कोई बोला था कि हॉस्पिटल गया है? कोई तो बताया मेरे को। जस्ट साई गया था। शांत रहो शांत रहो, अभी बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं कॉन्सेप्ट में। लिख ले सब, जल्दी करेंगे। डन किड्स यहां तक? मतलब शेयर होल्डर है चिंतित, क्या हमको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा? आंसर इज नो। इसी कारण एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको क्या बोलते हैं, बोलिए? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी कारण आप लोग का एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं सी एफ एस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अबे होता क्या समझते हैं। CFS are the financial statement of a group
presented as a single enterprise and they are meant to show the financial position of the group as a whole. लिख लिया? देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जियो का भी डाटा, आलोक इंडस्ट्री का भी डाटा, पेट्रोलियम का भी डाटा, नेटवर्क 18 का भी डाटा, ट्रेंस का डाटा, हर चीज के डाटा आप एक जगह लाओगे और फाइनेंशियल पोजीशन जानोगे। समझ आए कि नहीं? उसी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। इसे कितने कंटेंट होते हैं? बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीएफएस हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, और स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी। हमारे काम का क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। एक चीज ध्यान समझना, मैं जितना इस क्लास में ओरल जो थ्योरी बताऊंगा उसको कैसे भी करके दिमाग में बैठाना है आप लोग को। मतलब इस क्लास में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं करना है सीएफएस, जब तक तुम लोग का 10-15 दिन चलेगा। कारण सुन लो, एक अगर कॉन्सेप्ट अगर भटका, रिवर्सल नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं। जैसे क्या होता था ना, सीएफएस कैश फ्लो बनाते समय आप अचानक से पूछ दे, सर इसका क्या होगा प्रपोज डिविडेंड का, मेरे बताने के बाद भी यहां रिवर्सल नहीं होगा। ये चीज पहले से बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है उसी टाइम पे एकदम आराम से लाइटली समझना पड़ेगा आपको। समझ आया कि नहीं आया? यहां पास कोई रिवर्सल नहीं है, मैं पहले ही बता दिया हूं, उस हिसाब से आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर प्रिपेयर कैसे करेंगे? हाउ टू प्रिपेयर कैश कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रिपेयर होगा आपके शेड्यूल 3 हिसाब से। किसके हिसाब से? शेड्यूल 3। और शायद फॉर्मेट बैलेंस शीट का आपको याद हो गया होगा, याद तो आ ही गया होगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कौन सा? 21। सर कौन बोलता है कि हमको प्रिपेयर करना है? वो बोलता है कंपनीज एक्ट 2013। उसके सेक्शन 129 का सब सेक्शन 3 के बारे में बोलता है कि हर कंपनी को अपने बुक्स अकाउंट क्लोज करके साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड को साइन करके ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? और ऑडिट करवा के उसको एजीएम में भी प्लेस करना पड़ेगा, और एनुअल जनरल मीटिंग में उसको मेंबर्स लोग अडॉप्ट भी करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? ये पूरी बातें लिखी गई है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन देखो, हम सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडियरी के बारे में जानते हैं, राइट एवरीवन? जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी भी इसमें कवरेज में आएगा। थ्योरी में आप लोग प्रैक्टिकल में तो नहीं आएगा। एसोसिएट जानते हो? मोर देन 20% वाला हिसाब, एटलीस्ट 20% वाला हिसाब है। जॉइंट वेंचर एसोसिएट के मीनिंग के अंदर ही आता है, जॉइंट वेंचर टू ईच अदर, याद है सबको? अगर आप पढ़ोगे तो ये सब कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आएंगे। तो समझते हैं कैसे बनेगा आप लोग का। एज पर द शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013 and AS 21। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों आप लोग को बताएंगे कैसे प्रिपेयर करना है। डन बच्चा लोग? एवरीवन यहां तक ठीक? हु सेज टू प्रिपेयर इट? कौन बोलता है भाई? कोई ना कोई तो सेक्शन होना चाहिए। कौन सा? सेक्शन 129 का सबसेक्शन 3 ऑफ द
कंपनीज एक्ट 2013। और क्लास में बाद में बात करता हूँ। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 includes associate company and joint venture। जिसमें एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर का भी जिक्र है। डन। अच्छा एक बात बताओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? होल्डिंग की सब्सिडरी? ऑब्वियसली होल्डिंग। हम सिर्फ होल्डिंग है पूरे क्वेश्चन में, हम होल्डिंग है, हमको सब्सिडरी का बैलेंस शीट देखना है बस। एक तुम्हारे सिलेबस में एक अच्छी बात कि सिर्फ एक ही सब्सिडरी रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब तुमको तमाशा नहीं करना है भाई 10 प्रकार का, समझ आए कि नहीं? एक ही सब्सिडरी आपका दिया जाएगा, एक एच लिमिटेड, दूसरे का एस लिमिटेड, खत्म। यही नाम मिलेगा तुम लोग को आगे जाके। तो एकदम सिंपल सी बात है, CFS is required to be prepared by होल्डिंग कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी है वो प्रिपेयर करेगा। और होल्डिंग कंपनी का सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 46 और सब्सिडरी का 87, 2 क्लॉज 46। डन। चलिए कुछ एग्जांपल समझते। क्या हो गया शुभम? सदमे में तो नहीं है ना? आई कांटेक्ट चल रहा है तुम दोनों का? एचओडी का 6 है, 6। ए ए ए है ना? ए ए शांत रहो। ए है तो शुरू में आएगा आप लोग का। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? कंपनी जानते हो? होल्डिंग कौन है उसका? वॉलमार्ट। चलिए एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी है वॉलमार्ट, एक कंपनी है जिसको बोलते हैं फ्लिपकार्ट। बनाते चलो सबको ही। एक वॉलमार्ट है, एक फ्लिपकार्ट है। ये जो वॉलमार्ट है वो फ्लिपकार्ट पे 80% स्टेक रखता है। कितना परसेंट? 80%। होल्डिंग कंपनी के लिए क्या चाहिए हम लोग को? मोर देन वन हाफ। और या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन मुझे कंट्रोल करना है। समझ आया कि नहीं आया? यहां पास डायरेक्टली मोर देन वन हाफ है, 80% मोर देन वन हाफ होता ही होता है। तो इस केस में मेरा वॉलमार्ट कौन सा कंपनी कहलाएगा? ये हम लोग को कहलाएगा होल्डिंग कंपनी। और फ्लिपकार्ट सब्सिडियरी कंपनी। डन। वॉलमार्ट भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता होगा, वैसे ही फ्लिपकार्ट भी बनाता होगा सर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन एवरीवन। अब इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं जोड़ के क्या बनाऊंगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS। समझ पा रहे हो सबको? तीनों को जोड़ के, सॉरी दोनों को जोड़ के मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन एक चीज ध्यान समझना, यहां ना तो मर्जर हुआ है ना तो लिक्विडेशन हुआ है भैया। वॉलमार्ट अपना काम करेगा, फ्लिपकार्ट भी अपना काम करेगा, नो लिक्विडेशन एट ऑल। ये मत सोचना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज हो रहा है तो क्या सर दोनों कंपनी मर्जर हो गया है क्या, पहले वोडाफोन था आइडिया वीआई बन गया क्या, नहीं भैया, हम वो एग्जांपल में बात नहीं करेंगे। यहां मर्जर एक्विजिशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे मर्जर हो गया, वोडाफोन और आइडिया अगर मर्ज हो गया तो दोनों तो एक ही कंपनी है ना, ना कोई होल्डिंग है ना सब्सिडियरी। रिलायंस अलग है, जियो अलग है, वॉलमार्ट अलग है, फ्लिपकार्ट अलग है। फ्लिपकार्ट का बैलेंस शीट अलग चलेगा, फ्लिपकार्ट अभी जिंदा है, वॉलमार्ट भी जिंदा है, सिर्फ वॉलमार्ट का एक मेहनत पड़ेगा, क्या, सीएफएस बनाना है, अलग से कंसोलिडेशन। समझ आए सबको, तो लिख लो ये बात को। बोथ कंपनी will run separately, no liquidation। लिक्विडेशन में समझ तो वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप नहीं होने वाला। डन किड्स एवरीवन। चलिए कुछ कुछ डेफिनेशन है जो हम लोग को काम आने वाला है, चार प्रकार का डेफिनेशन बताता हूं। चलिए, सम डेफिनेशंस। पहला, होली ओन्ड सब्सिडियरीज। किसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरीज? 100%, 100% जिसमें एक्विजिशन होता है। फिर आता है आप लोग का पार्टली ओन्ड। क्या होगा पार्टली ओन्ड में? आधा, मोर देन 50। क्योंकि ओन्ड अगर वर्ड यूज किया गया तो 50% ज्यादा तो होना ही पड़ेगा, मतलब मोर देन वन हाफ, तो मोर देन 50% रिक्वायर्ड है। मोर देन 50%, अगर लेस देन 50% है तो हमारे काम का नहीं है ना, क्योंकि होल्डिंग ही नहीं होगा तो कहां से मर्ज करेंगे हम लोग। फिर आपका आएगा स्मॉल शेयर होल्डर। शायद आप जानते होंगे, सेक्शन 151 पढ़े हैं। स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर जिनका नॉमिनल वैल्यू टोटल में 20,000 तक ही रहता है, यस और नो, याद है? जो छोटे मोटे शेयर होल्डर होते हैं, नॉमिनल वैल्यू रुपीस 20,000, होल्डिंग इन टोटल, मतलब जो पूरे सिर्फ और सिर्फ 20,000 के सिर्फ शेयर होल्ड करके रखे हैं। बहुत कम होता है भाई 20,000, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ होता है। आप तो छोटे हो गए फिर तो। डन। फिर आप लोग का आता है माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी किसको बोलते होंगे, कोई गैसेस जी? नॉट सब्सिडरी, ऐसे लोग जिनके पास कंट्रोल नहीं है, जिनके पास 50% से कम स्टेक है। जैसे कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में अगर 60% खरीदा, आप सबके पास 40% है, यू और आर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि पूरा पावर मेरे पास है, कंट्रोल। मतलब एक होल्डिंग कंपनी बनेगा तो बाकी किसी ना किसी के पास भी तो शेयर होगा ना, लेकिन कम परसेंट में होगा। तो जिनके पास कंट्रोल नहीं है उनको माइनॉरिटी बोला जाता है। समझ आए कि नहीं आए? जैसे कि ओआर पास करना है, हम इतने लोग हैं, मैं अगर अकेला हाँ बोल दिया ना तो ओआर पास हो जाएगा, कारण मेरे पास 60% का शेयर है, आई एम द मेजोरिटी शेयर होल्डर, और तुम लोग क्या, माइनॉरिटी हो। समझ आए कि नहीं आया एवरीवन? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइनॉरिटीज कोई मतलब नहीं है, उनको हम लोग को एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा, कारण
जो 40% जिसको मैंने होल्ड नहीं किया है उसको मैं क्यों बैलेंस शीट में लाऊं यार? मैं तो जीतने को क्या उतना तो लाओगे ना, सीधी सी बात है। तो एक कॉन्सेप्ट चलेगा माइनॉरिटी का, क्लियर हुआ?